एक नया टॉपिक स्टार्ट किए थे, लोकतंत्र। और लोकतंत्र बहुआयामी विशेषताओं की शासन प्रणाली होती है। उसमें चुनौती भी है, अवसर भी है। हर एक व्यक्ति राजा होता है और हर एक व्यक्ति को शासन की भागीदार माना जाता है। यहाँ पर कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं। प्रत्येक राजा प्रजा होता है और प्रत्येक प्रजा राजा होता है। जो गरीब है वो भी राष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति है वो भी एक सामान्य व्यक्ति है। भारतीय संविधान ने अपने अंदर में ऐसी ऐसी व्यवस्थाओं को और विशेषताओं को समाहित करके रखी है जिससे किसी भी व्यक्ति को न तो विशेष अधिकार देता है और न ही किसी भी व्यक्ति को वो अधिकार विहीन बनाता है। प्रत्येक व्यक्ति जो जैसा है उसको वैसा बनाता है। आप ऐसा समझिए। जैसे कि हमारे शब्द में एक सुने होंगे कि व्यक्ति अपने विचारों का परिणाम होता है। निबंध में आया हुआ टॉपिक है। तो ये शाश्वत है। तो हमारा संविधान भी वैसा ही है जैसा कि व्यक्ति है। जिस तरह के व्यक्ति है उस तरह से संविधान है। जिस तरह के लोग हैं उस तरह के उनके अधिकार हैं। जैसी उनकी भावना है वैसी उनका स्वरूप है। जैसे वो सोचेंगे वैसे वो बनेंगे। जैसा वो चाहेंगे वैसा उनके साथ होगा। ये संविधान की मूल चीज़ें हैं। इसलिए राष्ट्रपति को भी उतना ही अधिकार है जितना एक सामान्य व्यक्ति को। फिर आप कहेंगे कि राष्ट्रपति को हमेशा सुरक्षा होता है, पेंशन होता है, भत्ता होता है, चीज़ें होती है। तो वो राष्ट्रपति है। उनकी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के हिसाब से उनको ये मिला हुआ है। और एक सामान्य व्यक्ति जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति के हिसाब से उसको भी वही मिला हुआ है। जैसे कि हमारे संविधान के एक अनुच्छेद है 14, जिसमें विधि की समक्ष समानता और विधि की समान संरक्षण की संकल्पना रखी गई है। इसमें एक है इक्वलिटी और एक है इक्विटी। इक्वलिटी का मतलब कि सब बराबर है और इक्विटी का मतलब परिस्थिति बराबर है तो सब बराबर है। राष्ट्रपति जो काम करते हैं वो सामान्य लोग नहीं करते। इसीलिए राष्ट्रपति को जो विशेषाधिकार है वो सामान्य लोगों को नहीं है। अगर राष्ट्रपति सामान्य व्यक्ति हैं तो फिर उनको वही अधिकार मिला हुआ है जो एक सामान्य व्यक्ति को मिला हुआ है। जैसे कि कानून की समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। कानून के नज़र में एक सामान्य व्यक्ति और एक खास व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। कानून अपने माध्यम से एक सामान्य तरीके से जिस तरह से पेश आएगा उसी तरीके से एक विशेष व्यक्ति के साथ पेश आएगा। इसलिए मुख्यमंत्री भी जेल जाएंगे और सामान्य व्यक्ति भी जेल जाएगा। ये हमारी संविधान की ही विशेषता है ऐसी कि जहाँ पर जो अपराध करेगा वो जेल जाएगा। अगर आप घटने वाली घटनाओं को देखकर ये मूल्यांकन करेंगे तो ये स्पष्ट होगा कि हमारे संविधान सबके लिए बराबर है। हाँ, अब उसकी प्रक्रिया में, उसके तरीके में कुछ लोग उसके साथ खेल जाते हैं, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन कानून जब अपने पर आती है तो वो अपना फैसला सुनाती है और फिर उसको अनुपालन प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना होता है, करना होता है। इसलिए संविधान से बड़ा हमारे यहाँ कोई नहीं है। और संविधान भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है। भारत को क्या बनाता है? लोकतांत्रिक गणराज्य। यहाँ दो टर्म है, एक लोकतंत्र और दूसरा गणराज्य। लोकतंत्र और गणराज्य में अंतर है। दोनों सामान्यतः एक तरह की चीज़ें होते हुए भी थोड़ा सा अंतर है। लोकतंत्र से आशय किसी भी कार्यपालक व्यवस्था से होता है जनरली, और गणराज्य से आशय स्टेट ऑफ नेचर ऑफ स्टेट से होता है।
भारत है कैसा, तो गणराज्य, और भारत की निर्णय कैसी होती है, तो लोकतांत्रिक। इसीलिए भारत में सरकार का स्वरूप जो है वो लोकतांत्रिक है, और हेड ऑफ नेशन का जो स्वरूप है वो गणराज्य है। कहने का मतलब कि देश का सत्ता जो है, शासन जो है, सेंटर ऑफ जो पावर है वो एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, बल्कि वो न केवल वंशानुगत है बल्कि हस्तांतरित भी है, वो किसी के पास जा सकता है। ये भारतीय लोकतंत्र की ही एक विशेषता है कि जो चाय बेचता है वो भी संसद बनता है, जो सामान्य काम करता है वो भी दुनिया का सबसे बड़ा आदमी होने का स्वप्न देख सकता है। ये भारतीय संविधान की विशेषता है, और इसी विशेषता में से आज हम लोग चलेंगे। यहाँ से जो भी टॉपिक हम लोग चल रहे हैं वो मेंस के लिए आपका बहुत महत्वपूर्ण है, कंसेप्ट आधारित है, इसलिए प्रयास करेंगे कि प्रत्येक टॉपिक समझाते चलें और लिखाते चलें। वैसे भी लिखा देते ही हैं, केवल लेक्चर नहीं देते हैं। ये तो नया नया की बात थी। उस समय में 3 घंटा 4 घंटा केवल पढ़ा देते थे, पढ़ाते थे, लेक्चर देते थे, जैसे अभी भी करते हैं ना। कैसे बहुत ज़्यादा दिन होता है, 3-3 दिन लेक्चर एक एक टॉपिक पर दे करके फिर लास्ट में लिखाते हैं आप लोगों को, सारा लेक्चर ख़त्म करने के बाद। तो उस समय में लेक्चर देकर छोड़ देते थे कि आप लोग अपने से लिखिए। अरे मेंस में कहीं लिखाया थोड़ी जाता है। लेकिन लोग यहाँ मेंस का कंसेप्ट क्या समझते हैं, अब तो हर जगह हो गया है, क्योंकि अब स्टूडेंट सुखेन क्लास, विद्यार्थी के सुख के हिसाब से क्लास डिज़ाइन होती है। नहीं तो पहले इतनी मटेरियल कहाँ थे, पहले अपने से लोग नोट्स बनाते थे, पेपर पढ़ करके लोग करते थे। आज तो बाज़ार में एक ऐसा व्यवस्था ही बन गया है कि जो केवल दिन भर कतरन का ही काम करता है। सारा मटेरियल कतर करके जो है सो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक ग्रुप पर क्या कर देता है, वो डाल देता है, वो आपको प्रमोट कर देता है, आपको मिलता भी है, मिल भी जाता है, लेकिन उसका उतना ही दुरुपयोग है। उसके पढ़ने वाले की संख्या मात्र 1% है। मुझे नहीं लगता है कि आपके मोबाइल में आए हुए सभी इन्फॉर्मेशन को आप पढ़ पाते होंगे या देख भी पाते होंगे। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? मोबाइल में पढ़ा हुआ है, दिमाग में भी रहा कि अच्छा मोबाइल में आ गया, आपने देखा बड़ा सुंदर सा चीज़ है, अच्छा इसको बाद में पढ़ेंगे। बाद कभी नहीं आता। जब रावण के लिए कभी बाद नहीं आया तो आपके लिए बाद क्या आएगा? जो काल पर शासन करता था, 10 दिशा उसके आदेश से चला करता था, जो शनि को जो है सो अपने सिंहासन में बांधकर उसके पीठ पर बैठता था, काल को अपने पलंग के नीचे में बांध कर रखा था, काल उसके इशारे से चलता था। ऐसे व्यक्ति भी जब काल का शिकार बन गया तो हम आप सामान्य व्यक्ति हैं, इसलिए काल की गति बड़ा विकराल होती है, उसे पकड़ना चाहिए। इसलिए आज जो लोग समय का बर्बाद करते हैं, समय कल उनको बर्बाद कर देता है। इसलिए समय मूल्यवान है, व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है। समय का स्वरूप बदलता है, व्यक्ति का नेचर और बिहेवियर दोनों बदल जाता है, और जिनका नहीं बदलता है वही महान विभूति होते हैं, वही जो है सो शाश्वत आत्मा होती है। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखें। इसलिए बाद कभी नहीं आता। आपके मोबाइल में बाद लगा रहता है कि नहीं रहता है? आज भी सफलता उन्हीं की होती है जो कलम चलाते हैं। आज पढ़ने का तरीका लोगों का बदल गया है, लोग खूब पढ़ते हैं, मोबाइल में भी पढ़ते हैं। अब ऐसा नहीं कि केवल वो किताब लेकर के ही पढ़ेंगे, गांधी घाट पर बैठे रहेंगे और वहाँ पर में भी पढ़ रहे होंगे। क्या कर रहे हैं? तो पढ़ रहे हैं। तो पढ़ाई का एक बड़ा अलग कंसेप्ट हो चुका है आज, लेकिन सफलता की स्थितियाँ वही हैं।
साधन बनने के बावजूद भी साधन का परिणाम उन्हीं को प्राप्त होता है जो उसका प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। बाकी के लिए वैसे पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है, लेकिन लेने वाले पर निर्भर है। हम लोगों के मोबाइल में ढेर सारी चीज़ें हैं, है कि नहीं है, लेकिन नहीं ले पाते हैं। तो नहीं लिखाते थे, तो एक बड़ा मैसेज जनरेट हो गया कि दुर्गेश सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे लेक्चर देते हैं, तो फिर लेकिन लिखाते नहीं हैं। फीडबैक आया, आज तुझे मैं बताया। हमने कहा वो कौन सी बात है, अगर वो लिखाने से ही खुश रहेगा तो उसमें कौन सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है वो। फिर लिखाने लगे। ये बिहार में ही सीखे, दिल्ली में जब तक थे उधर जब तक नहीं सीखे, क्योंकि लेक्चर देते थे। यहाँ पर मैं भी 3-4 साल 5 साल तक नहीं, लेकिन बिहार बीपीएससी वाले ये सब वाले, बीपीएससी में तो ईट एंड वोमिट का लोग कहता था कंसेप्ट। हम पहले तो समझते नहीं थे ईट एंड वोमिट होता क्या है, बाद में समझे ईट एंड वोमिट का मतलब खा लीजिए और वहाँ जाके एग्जामिनेशन हॉल में उल्टी कर दीजिए, मतलब सारा प्रश्न याद कर लीजिए, वहाँ जाकर छाप दीजिए। तो अब हम जब इसका अर्थ समझे तो मैंने बच्चे से पूछा कि अच्छा एक बात बताओ कि अगर ईट किया और सही से वोमिट नहीं हुआ तब? ये भी हो सकता है, सही कह रहा है। रास्ते में वोमिट होने का मतलब सब भूल गया है कि नहीं। व्याख्या का अर्थ बदलो, तो हर निगेटिव हर पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, हर निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। निगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी नहीं होता। निगेटिव और पॉजिटिव हमारे दृष्टिकोण होते हैं कि हम किसी को किस रूप में लेते हैं। इसलिए शुभ और अशुभ कुछ नहीं है, शुभ और अशुभ केवल एक विचार है। हो सकता है जिसको आप शुभ मानते हैं वो किसी और के लिए अशुभ होता है। ये मेंस निबंध पूछा गया है यूपीएससी में, आपके साथ बीपीएससी में भी पूछा गया है कि क्या? बीपीएससी में नहीं, यूपीएससी में पूछा गया है। तो इस तरह से तो फिर इसका अर्थ समझे कि इसका ये चीज़ है। ईट एंड वोमिट का बड़ा सुंदर सी बातें होती है कि क्वेश्चन मिल गया, आप लिखना शुरू किए, जितना याद है आप तो पूरा लिख लिए, लेकिन बीच में अगर मान लीजिए कि प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन अगर कुछ भी भूले तो फिर उसके बाद पूरा भूल जाएंगे, फिर वो याद नहीं आएगा पूरे एग्जामिनेशन के दौरान। और फिर आप जो है सो वही लिखेंगे जो आपको आ रहा है, फिर लिख नहीं पाएंगे। धीरे धीरे प्रश्न का नेचर बदलता गया, ईट एंड वोमिट का कंसेप्ट बदल गया। कहा कि नहीं, तुम्हारे पास जो है वही तुम लिख पाएगा। तो हमने फिर यहाँ लिखाने लगे, ऐसे ही खड़े मन से, जैसे अभी तक पॉलिटी में जितना भी आप लोगों को लिखाए हैं, कभी देखें कि मैं मटेरियल लेकर आता हूँ, फाइल लेकर, किताब लेकर, नहीं, ऐसे। और 1000-2000 पेज लिखाने के लिए कभी भी हम कोई लिखने वाला रहे, लिखने वाला कोई रहे तो हम तो किताब लिखा देंगे 1-2 दिन में बैठ कर। हम थोड़ा सा स्पीड में ढंग से लिखने वाला कोई बैठा रहे, लिपिक, तो लिखा तो लिखाने लगे तो तब जितना बार जैसे लिखाते हैं, जिनका जो मैं, जैसे अभी का क्लास नोट्स है तभी ऐसा है, कोई और होगा, हो सकता है जिस समय में टारगेट का, जिस समय में एग्ज़ाम 17वीं का जनवरी में आप देंगे तो उस समय में जो फॉर्मेटिंग क्लास करेंगे तो उसमें कुछ अलग तरह से बने। तो वो निर्भर करेगा, वो निर्भर करता है लेने वाले पर। लेने वाला जितना योग्य रहता है उसी के हिसाब से चीज़ें और बातें क्या होती है, निकल करके सामने आती है। चलें, तो इस तरह से विधि की समक्ष समानता और विधि का संरक्षण एक समानता है और एक समता है। एक का उद्देश्य है परिस्थिति के आधार पर समाजवाद को लाना, और एक का उद्देश्य है कि किसी भी परिस्थिति में विषमता नहीं होगी। कुछ ऐसी समानता जो विषमता हो ही नहीं सकती, बात समझ गए, और कुछ ऐसी चीज़ें जो परिस्थिति के आधार पर भेदभाव की जा सकती है।
तो परिस्थिति के आधार पर जो भेदभाव की जा सकती है, ये परिस्थिति का निर्धारण राज्य के पास होता है, और राज्य के आधार पर चूंकि परिस्थिति निर्धारण की संकल्पना होती है, इसलिए कई बार राज्य इस अधिकार के कारण कई ऐसे कार्यों का निष्पादन कर देती है जो लोकतंत्र में चुनौती बन जाता है, जिसमें क्षेत्रवाद, गरीबी, बेरोजगारी, संप्रदायवाद, ये सब एक विशेषता बन जाती है, क्योंकि परिस्थिति के आधार पर राजनीति भी करना एक अधिकार हो जाता है। बहुत सारे ऐसे अधिकार होते हैं जो संविधान से बाहर हमें कानून के द्वारा प्रदत्त होती है, सरकार के द्वारा प्रदत्त होती है, और सरकार ऐसे अधिकार देते वक्त परिस्थिति को ध्यान में रख देती है। समानता सबको चाहिए, आरक्षण सबको चाहिए, सुविधा सबको चाहिए, लेकिन परिस्थिति राज्य जाति बना सकता है, अर्थ बना सकता है, क्षेत्र बना सकता है। अब जब वो जाति के आधार पर जब परिस्थिति का निर्धारण करता है, तो एक समय के बाद वही जाति लोकतंत्र के लिए चुनौती बन जाता है, और मराठा आरक्षण, गुर्जर आरक्षण के रूप में यहाँ पर एक आंदोलन का क्रम लोकतंत्र के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर परिस्थिति का आधार अगर वो धर्म बना लेता है, तो तुष्टीकरण की राजनीति की प्रारंभ होती है, और उस स्थिति में संप्रदायवाद बढ़ जाती है, जिस स्थिति में मानवीय मूल्य को तारकार करने वाली व्यवस्था भी समाज में मान्य होती है, और सरकार मौक दर्शक बनी रहती है, जिसमें बहुत सारा निर्णय आप देखेंगे हुसैन आरा खातून से लेकर के शाहवानो केस में सरकार ने विवश रही। उद्देश्य सांप्रदायिक राजनीति थी, जिसका परिणाम हुआ कि भारत में तुष्टीकरण की व्यवस्था जन्मा और लोकतंत्र को एक नई खतरा बनने लगी। बात समझ गए? अब यहाँ पर परिस्थिति का आधार जब क्षेत्र बनेगा, तो वो क्षेत्र मूल क्षेत्र से कट जाएगा। जैसे कि जम्मू एवं कश्मीर आज से पहले तक भारत के मूल भाग में रहते हुए भी कटा हुआ था, क्योंकि उसको जगह के आधार पर हमने एक विशेष सुरक्षा प्रदान कर रखी थी, और उस सुरक्षा के आगोश में जम्मू कश्मीर कई अच्छी चीज़ों से दूर रहा, सामान्य लोगों की नज़र से दूर रहा, जिसके कारण उसकी वास्तविक कीमत नहीं मिली और न ही उसे मिला। भारत में जम्मू कश्मीर को जो स्थान था और जो मिलना चाहिए था और जो उससे अब मिला, वो बीच में नहीं था, जिसके कारण वो देश, दुनिया, अंतर्राष्ट्रीय जगहों पर केवल हिंसा और आतंक का पर्याय बन गया। प्राचीन भारत में बराहमिहिर, बुद्धगुप्त, तारालामा, इन शंकराचार्य, इन सब के शोध स्थल था। इसलिए जम्मू एवं कश्मीर को यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है। आध्यात्म का विश्वविद्यालय था। कौन? जम्मू एवं कश्मीर। उस आध्यात्म के विश्वविद्यालय ने कब अंग्रेजी शासन से लेकर के वर्तमान शासन तक पहुँचते पहुँचते उसका स्वरूप बदल गया, ये पता भी न चला। और इसीलिए पृथ्वी पर स्वर्ग कही जाने वाली व्यवस्थाएं इस आरक्षित व्यवस्था के कारण, विशेष अधिकार के कारण लोगों से दूर रह गया। इसलिए बहुत सारे लोगों के आधार पर यहाँ पर घटने वाली घटनाओं को पता भी नहीं चलते थे, जो लोकतंत्र के लिए एक अलग खतरा बन गए। इसीलिए लोकतंत्र में संभावना और चुनौती अपार होती है। हर संभावना में एक चुनौती और एक चुनौती में संभावना छिपी होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। जीवन चुनौती और संभावनाओं से भरा होता है। संभावना का द्वार कभी खत्म नहीं होता और चुनौती कभी खत्म नहीं होती। इसलिए चुनौती और संभावनाओं से गुथ करके ही जीवन का निर्माण होता है। जैसे जैसे एक चुनौती का समाधान होगा,
वैसे ही संभावना बढ़ेगी, संभावना आगे बढ़ेगी, चुनौती का रूप लेगी। इसलिए संभावना और चुनौती एक क्रमिक रूप में आगे बढ़ता है। और लोकतंत्र शासन की एक चूँकि गतिशील व्यवस्था है, इसीलिए इसमें संभावना और चुनौती दोनों समानांतर चलता है। जिस समय चुनौती उसी समय संभावना भी, और फिर से वो व्यवस्था बन जाती है। और इन सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का जो आत्मा है, स्वरूप है, वो निर्मित होती है चुनाव से। इसलिए लोकतांत्रिक संस्था का निर्धारण चुनाव के द्वारा होता है। इसलिए निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की व्यवस्था, निर्वाचन की संस्था, निर्वाचन का स्वरूप, निर्वाचन की कमी, निर्वाचन के लाभ हानि, निर्वाचन के तरीके, ये सभी लोकतंत्र को प्रभावित करता है। इसलिए चलें आज हम लोग लोकतंत्र की आत्मा, लोकतंत्र और चुनाव के बीच संबंध और तमाम चीज़ें, तमाम प्रश्नों को देखते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, एक एक कर इस पर विचार करते हैं। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है जो आप नहीं भी चाहेंगे तब भी मेंस में सवाल बनेगा, अल्टरनेटिव ईयर में या किसी न किसी ईयर में। और जितना टॉपिक हम लोग कल कितना सेगमेंट बनाए थे, उस 8 टॉपिक में से तो कुछ ना कुछ तो रहता ही है हमेशा, क्या है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जल्दी जल्दी से देखते हैं। भारत दक्षिण अफ्रीका में एक बार घटना है, बड़ा सुंदर सी घटना है। गांधी जी का प्रयोग स्थल दक्षिण अफ्रीका है, ये पता होगा आप लोगों को। इतिहास के विज्ञ लोग हैं, नहीं भी हैं तो कम से कम जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं वो इतना तो ज़रूर जानते हैं। जो नहीं भी पढ़ते हैं वो भी जानते हैं, जो पढ़ते हैं वो तो बहुत कुछ जानते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका गांधी जी नेता बन के तो गए नहीं थे, बन के तो वकील गए थे। लेकिन जीवन में बदलाव, आमूलचूल बदलाव किसी न किसी घटना से होता है। हर घटना एक बदलाव का कारण बनता है। और जितने भी महापुरुष हुए हैं वो सामान्यतः कोई न कोई घटना के बाद ही बदले हैं। आप लोग भर्तृहरि हरि की एक किताब है जिसका नाम है नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक, सुने हैं आप लोग? किताब का नाम जरूर सुने होंगे। और ये नाथपंथी संप्रदाय के आपको गुरु बने बाद में आगे चलकर, लेकिन बहुत बड़ा राजा थे। तो जब उनके जीवन में भी बदलाव ऐसे ही आया था, बुद्ध के जीवन में भी बदलाव एक घटना से ही हुई, आत्मा को विवश कर दिया। और
सिद्धार्थ गौतम देखते देखते महात्मा बुद्ध हो गए। तुलसी के जीवन में भी घटना घटी। रत्ना ने उनके जीवन को बदल दिया और ऐसा बदला प्रभाव पड़ा उस शब्द का, रत्ना के शब्द का, कि महामहोपाध्याय तुलसीदास हो गए। महात्मा गांधी के जीवन में भी यही चीज है। मान सम्मान प्रतिष्ठा होने के बावजूद भी अंग्रेजों ने जिस व्यवहार से उन्हें अपमानित किया, वो व्यवहार उनको अंदर तक झकझोर दिया और वो इस बात के लिए विवश हो गए कि जब मेरे जैसा पढ़ा लिखा लोग, जिसको कानून की समझ है, अंग्रेजी कानून जानता है, दीवान का बेटा हूँ, बैरिस्ट्री से कुछ पैसा भी कमा लिया हूँ, छोटी ही सही अपनी एक पहचान बन चुकी है, जब मेरे जैसे व्यक्ति को अंग्रेज इतना ही दृष्टि से और ऐसे अपमानित कर सकता है तो एक सामान्य वर्ग को वो क्या करता होगा। ये सोचकर गांधी की आत्मा तड़प उठी और इसी तड़प ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिया। दशरथ माझी अपने जीवन संगनी की मृत्यु से इतना मर्माहत हुए कि वो आगे से समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए। जिस कठिनाई ने ये समस्या उत्पन्न की, उस कठिनाई को जड़ से हटाने के लिए पहाड़ के सीने पर हथौड़े मारने लगे और उस उम्र में ऐसा नहीं कि युवा में, उम्र के उस पड़ाव पर पहाड़ के सीने पर ऐसा हथौड़ा बरसाए कि पहाड़ का सीना दरक गया, जिससे कि आगे समाज में किसी का प्रेम प्रेम से अलग ना हो। इतना सकारात्मक प्रेम कहानी और कहाँ मिलेगा। आप लैला मजनू ही रांझा को पढ़ते हैं, आप दशरथ माझी को पढ़िए, जो उम्र के अंतिम पड़ाव में भी उस प्रेम नहीं, वो प्रेरणा नहीं तो और क्या था, वो प्रेम ही न प्रेरणा थी। और वो प्रेम ऐसे प्रेरणा बनी कि माउंटेन मैन के नाम से न व्यक्ति केवल प्रसिद्ध हुआ बल्कि अपने समाज के लिए नजीर पेश कर दिया। अब आप बताइए, ही रांझा से अधिक प्रेरणादायक ये प्रेम कहानी है या नहीं है? लैला मजनू से है या नहीं है? तो प्रत्येक के जीवन में एक ऐसी घटना घटती है जो उसके जीवन को बदल देता है, आमूलचूल परिवर्तन कर देता है। चलते हैं फिर दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी के जीवन में आमूलचूल बदलाव आ चुका है, चूँकि अब वो निर्णय ले चुके हैं कि नहीं, मैं वकालत नहीं करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, मैं उन सामान्य लोगों को वो अधिकार दिलाऊंगा जिससे वो वंचित है। इसलिए अब वो गिरमिटिया मजदूर, सामान्य मजदूर, किसान मजदूर, लेबर मजदूर की राजनीति शुरुआत की। इसलिए मैं मानता हूँ कि गांधी की राजनीति ही वास्तव में भारत की राजनीति थी। गांधी से पहले जो भी राजनीति थी वो संभ्रांत वर्गीय राजनीति थी। गांधी ही भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने
निम्न वर्गीय राजनीति की शुरुआत करी, किसान मजदूर को लेकर के राजनीति की शुरुआत करी और वही राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य आधार बन गया। तो गांधी जी को एक सभा में, कॉन्फ्रेंस में पूछा जाता है भारतीय संस्कृति के बारे में, तो उन्होंने पूछा कि क्या ऐसी घटना, ऐसी चीज़ें आपने कभी देखा है? तो कहा कि इतिहास में तो ये चीज़ें हैं, भारत की जो संस्कृति है वो इतिहास में हमेशा है, भली कहानी में ना हो, हिस्ट्री में ना हो। भारत की संस्कृति को हिस्ट्री में भली स्थान मिले या ना मिले, लेकिन इतिहास में तो है। गांधी जी इस चैप्टर में इतिहास और हिस्ट्री को बड़ा ही अच्छे से समझाए हैं। गांधी की अहिंसा बहुत इतनी सी पतली किताबें हैं। गांधी आश्रम से निकलता है, कभी आप लोग घूमिए फिरिए, मिलेगा। और मौका मिलेगा तो मैं भी इस पर बता दूंगा कभी। तो भारत के इतिहास में जब आप जाएंगे तो आज जो भी कोई घटना है और संविधान में जो कोई भी व्यवस्था है वो भारत के इतिहास में है। केवल उसे आपको खोजने का साहस रहना चाहिए, देखने का नज़रिया रहना चाहिए, आपको मिल जाएगा। तो भारत के इतिहास में लोकतंत्र भी है और भारत के इतिहास में चुनाव भी है, और जहाँ जहाँ लोकतंत्र है वहाँ वहाँ चुनाव है। ये भी है कि जहाँ लोकतंत्र नहीं भी है वहाँ भी चुनाव है, लेकिन जहाँ लोकतंत्र है तो वहाँ तो चुनाव है ही है, क्योंकि लोकतंत्र और चुनाव का संबंध जो है पानी और शीतलता की तरह है। अगर लोकतंत्र है तो चुनाव का कोई न कोई व्यवस्था है। भले हो सकता है कि एक ही व्यक्ति चुनाव गिरा करके कहे कि मैं ही विजयी रहा, जैसे किंग जोंग्स करता है, कहता है मैं डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट हूँ। चुनाव होता है वहाँ पर वो एक ही अपने से ही वोट गिराता है और अपने ही वोट से वो जीत जाता है। जैसे आप लोग जो है सो हिंदी फिल्म में या दक्षिण भारतीय फिल्म में देखते होंगे, ऐसा डॉन होता है जो आसपास में आता है, कहता है कि ये जन प्रधान है, पंच प्रधान है, चुनाव हो रहा है, सब लोग आइए, सब लोगों को बिठाता है, वो अपना ही एक वोट गिराता है, उसी को जो है डब्बा में से निकलवाता है और कहता है कि सरपंच साहब विजयी रहे। ऐसे बहुत सारी फिल्म देखे होंगे आप लोग घटना भूल जाते हैं, क्या है कि नहीं है। और मुझे लगता है आप लोग हिम्मत वाला एक देखे होंगे अजय देवगन का, उसमें भी ये है। तो किंग जोंग्स जो कर रहा है वो कोई नया काम नहीं कर रहा है, ये लोकतंत्र का तानाशाही लोकतंत्र है। दुनिया को दिखाने के लिए वो क्या दिखाता है कि देखिए हमने चुनाव कराया। लेकिन अगर चुनाव में व्यक्ति भय से वोट दे तो क्या अच्छा चुनाव होगा? चुनाव में अगर व्यक्ति अपनी इच्छा का नहीं, अपने लोभ का वोट दे, क्योंकि चुनाव जो होता है वो क्या होता है, एक महापर्व है, मेला है, जिसमें प्रत्येक राजनीतिक दल, लीडर जो होते हैं वो रिझाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि वोटर क्या है, सहनसा है ना, तो सहनसा को सब लोग खुश करने का प्रयास करता है। अब सहनसा हो सकता है 2 किलो चीनी में ही खुश हो जाएं, या सहनसा लैपटॉप में भी खुश हो सकते हैं। ऐसा है कि नहीं है? वो जिससे कन्विंस हो गए उसी पर उन पर उपहार बरसा देंगे। फरीक्सियर को एक छोटी सी घाव हुई, उसको उस तरह मार करके ऑपरेशन करके ठीक कर दिया गया, खुश होकर के पूरा बंगाल दे दिया। तो आधुनिक लोकतंत्र के जो सहनसा हैं ये वोटर हैं,
और ये नेता लोग जो हैं सो रिझाने वाले लोग हैं। इनको जगह जगह से अपनी अदाओं से, अपनी वचनों से, अपनी भावपूर्ण बातों से, अपने जो है सो अलग अलग आइटम को दिखा करके वो प्रसन्नता करते हैं कि वोटर प्रसन्न हो जाएं। क्या देंगे? तो हम आपको 5 किलो अनाज देंगे, हम आपको जो है 30 लाख नौकरी देंगे, हम क्या देंगे तो दुनिया बदलेंगे। बात समझ गए? अब जिनकी बात आपको पसंद आ गई, आपने उस पर प्रसन्न हो करके अपनी कृपा बरसा दी, कहा तथास्तु। जैसे ही आपने तथास्तु कहा तो आपकी शक्ति किस में चला गया? नेताजी में। अब ये जो थे आपके शक्ति से शक्तिमान बन गए और फिर उसी शक्ति से अब वो आपको शक्ति विहीन करेंगे या और शक्तिशाली करेंगे वो तो समय बताएगा, लेकिन करेंगे तो जरूर कुछ। तो इसलिए चुनाव भारतीय इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। 6ठी शताब्दी के आसपास में विश्व का पहला लोकतंत्र नहीं गणराज्य, कहाँ पर? वैशाली में। और वैशाली में भी चुनाव की व्यवस्था। चोल प्रशासन में स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकायों का चुनाव, ये एक सामान्य विशेषता। गुप्तकालीन व्यवस्था में स्वार्थवाह उद्योगपति, व्यवसायी, कारोबारियों का संगठन और उसका चुनाव महत्वपूर्ण विशेषता। 600 बीसी से पूर्व 2300 बीसी के आसपास में सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख का चयन चुनाव के द्वारा, व्यापारी संगठनों का चयन चुनाव के द्वारा। इसलिए चुनाव भारत के आत्मा में, कण कण में बसी हुई एक व्यवस्था है। अंग्रेज जब भारत को छोड़कर जा रहा था तो वो भविष्यवाणी की कि हमारे जाने के बाद देखिएगा क्या होगा। जैसे बहुत सारे गार्जियन जो होते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं, वो कई बार बच्चे को बोलते हैं ये बात कि जब हम नहीं रहेंगे तो देखना क्या होगा, क्या होगा। वही दिन होगी, वही रात होगी, केवल आप नहीं रहेंगे, यही ना होगा। समय क्या अच्छा हो या बुरा हो, वो रुकेगा या चलता रहेगा। आप हैं तो थोड़ा अच्छे से हैं, नहीं रहेंगे तो वो भी अच्छे हैं। घाव कितनी भी बड़ी हो, समय उस पर मरहम लगा देती है। बात समझ गए? तो अंग्रेज बड़ा धौंस में दिखाता था, लोगों को डराता था कि हम जब चले जाएंगे तो भारत ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दिस हो जाएगा, यहाँ पर शासन नहीं होगी, बिखर जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा। जबकि उसे हमें इतिहास का पता नहीं था। और वो ये बात जानता था कि जो बरसों से इसी विशेषता में पला बढ़ा हो, उसमें व्यवस्था को बिखरने में समय नहीं लगता है, और न ही बिखरी हुई व्यवस्था को जोड़ने में समय लगता है। और आज भारत दुनिया का सबसे ताकतवर लोकतंत्र है। केवल मैं विशाल ही नहीं कहूँगा, ताकतवर। यहाँ ताकत केवल शक्ति से नहीं होती। किसी भी देश का लोकतंत्र ताकतवर तब होता है जब प्रत्येक व्यक्ति की आस्था उसके लोकतंत्र में होती है, जो भारत में है। और विशाल तो है ही, हमसे विशाल कौन? अमेरिका कहता है दुनिया को कि मैं बड़ा लोकतंत्र हूं, मैं बड़ा पुराना लोकतंत्र हूं, पुराना लोकतंत्र हूं। तो अमेरिका बना कब? सत्रह से पहले तो अमेरिका नहीं है, मान लेते हैं 1776।
और हम 6ठी BC से लोकतंत्र और गणराज्य देख रहे हैं। वो एक कुएं का पानी पी करके कहता है कि मैं इतना महान हूं। हम गणतंत्र का भी पानी पीते थे सुबह में और शाम में राजतंत्र का भी पानी पीते थे। ये भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था है। भारत के जनमानस और जनजीवन में दोनों का व्यक्तित्व बहुत पुराना है। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्य और चुनाव दोनों हमेशा से भारत में किसी न किसी रूप में जीवंत रहा है। लेकिन आज की व्याख्या हम वर्तमान संदर्भ में करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? चलें। सबसे पहले यहाँ 2 टर्म है, इसलिए दोनों के पहला क्वेश्चन अंतर संबंध देख रहे हैं, फिर यहाँ से आएंगे, फिर आगे चलेंगे। पहला संबंध, पहला विश्लेषण क्या देख रहे हैं? दोनों के अंतर संबंध, दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करता है। सामान्य रूप में जो लोकतंत्र है, धम्म सूत्र में इसकी परिभाषा है, और ये है आपको वैशाली संघ का संविधान। वैशाली गणराज्य के संविधान में जो महात्मा बुद्ध को काफ़ी प्रभावित किया, इसलिए महात्मा बुद्ध जब सारनाथ में संघ का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने वैशाली के इस परंपरा को अपने संघ में समाहित किया और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर महात्मा बुद्ध ने अपने संघों का गठन किया, निर्माण किया। तो उस सूत्र में लिखा गया है कि लोकतंत्र जो है क्या है, वो तो पाली में उसका जवाब है। हम आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बोल रहे हैं। तो वहाँ कहा गया विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। विधि का मतलब यहाँ कानून ले लीजिएगा, कानून का शासन। अब यहाँ पर सवाल है कि कानून देगा कौन? ऐसे नहीं समझेंगे आप। कानून का क्या अर्थ होता है? कानून का उद्देश्य क्या है? तो कानून संविधान के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा या सरकार के द्वारा? किसके द्वारा? ये रोशन जी को दो, कहो कि बात कर लेंगे। कानून किसके द्वारा? किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। कल भी आप लोग पीटी में पढ़े हैं, कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार कानून के द्वारा छीना या बढ़ाया जा सकता है, लेकिन संविधान के द्वारा जो प्रदत्त अधिकार है वो सामान्य तरीके से छीना नहीं जा सकता है। पढ़े हैं ना आप लोग? इसका उद्देश्य होता है कल्याण, और कल्याण का मतलब होता है विविधता का सम्मान। और विषमता की समाप्ति। अर्थ समझे ये बात? विविधता का और विषमता की समाप्ति। चलें आगे बढ़ें। अब यहाँ सवाल है कानून का शासन, विधि का शासन। तो कहने का मतलब कि जैसा कानून होगा वैसा शासन। एक अर्थ तो इसका ये भी निकला ना, अगर कानून सही है तो शासन सही होगा, कानून गलत है तो शासन गलत होगा।
तो विधि का शासन का मतलब कानून का शासन, और कानून के शासन का मतलब हो गया लोकतंत्र में क्या। अब ये विधि का महत्व, तो विधि को बनाएगा कौन, तो कहता है कि विधि मेक बाय असेंबली। कानून व्यक्ति नहीं, सभा बनाएगी। कानून कौन बनाएगा, सभा। तो कानून को नियंत्रित कौन कर रहा है, सभा। अब यहां पर है सभा का निर्माण कैसे होगा। सभा का गठन चुनाव, एक लाइन और जोड़ लीजिए, जनप्रतिनिधि, और जनप्रतिनिधि का चुनाव होगा। ठीक है, तो जनप्रतिनिधि कैसे बनेंगे, तो चुनाव किसको प्रभावित करेगा और विधि किसको प्रभावित करेगा। समझ में आया बात, कितनी सुंदर बात है। इसलिए जैसा चुनाव वैसा लोकतंत्र, जैसा लोकतंत्र वैसा चुनाव, जैसा विचार वैसा व्यक्तित्व, जैसा व्यक्तित्व वैसा कार्य, जैसा कार्य वैसा भाग्य, जैसा भाग्य वैसा सौभाग्य। ठीक है, इसलिए चुनाव लोकतंत्र की आत्मा होती है। बात समझ गए। जिस तरह से चुनाव होगा और उसी के अनुरूप जो है सो लोकतंत्र का क्या होगा, स्वरूप का निर्धारण होगा, निर्माण होगा और कार्य होगा। चलें आगे। अब इस चीज़ को आगे व्याख्या करेंगे, उससे पहले आप इसको लिखते भी चलें, क्योंकि यहाँ लिखाते जाएंगे, समझाते जाएंगे, तभी ये संभव है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, मिस होगा। तो वहाँ जहाँ समझ रहे हैं उस पेज को छोड़ दीजिए और लिखा जो रहे उसको अलग लिखिए, और फिर जब समझाएंगे तो इस पेज में आ जाइएगा। चलें, तो वहाँ हेडिंग दे दीजिए चुनाव और लोकतंत्र या लोकतंत्र और चुनाव। चलें, वहाँ नोट करेंगे, देखिएगा। आधुनिक राष्ट्र राज्य में नीतियों, क्रियाओं, निर्णयों का निर्धारण लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा होती है,
निर्धारण किसके द्वारा होती है? लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा होती है, जिसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था या लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था कहते हैं। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था कहते हैं। सामान्य रूप में लोकतंत्र शासन की ऐसी प्रणाली है जिसमें जनता शासन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में भाग लेती है। पैराग्राफ बदल देंगे और लिखेंगे, शासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विश्व के प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में चुनाव की ऐसी व्यवस्था होती है जिससे निष्पक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों का चुनाव होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे लोकतांत्रिक सरकार का चयन होता है या लोकतांत्रिक सरकार का गठन होता है। आगे नोट करेंगे, पैराग्राफ बदल दीजिएगा और लिखिएगा कि चुनाव लोकतंत्र की क्या होती है? आत्मा होती है। चुनाव के माध्यम से चूँकि लोकतंत्र का अभिव्यक्ति होता है, चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र की अभिव्यक्ति होती है, इसीलिए चुनाव के तरीके तथा चुनाव की प्रक्रियाएं लोकतंत्र के स्वरूप का निर्धारण करता है।
चुनाव के माध्यम से ही जनता संप्रभु होती है। चुनाव के माध्यम से ही जनता संप्रभु होती है। चुनाव के माध्यम से ही जनता संप्रभु होती है, जिससे वह अपने भाग्य का निर्माता होता है और अपने लिए मजबूत या कमज़ोर सरकार का चयन करता है। और सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों के द्वारा नागरिक अधिकारों की रक्षा करती है। नागरिक अधिकारों की रक्षा करती है। जिससे व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा का रक्षा होता है और व्यक्ति राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। इसलिए लोकतंत्र और चुनाव एक दूसरे के पूरक हैं। जिससे मजबूत और कल्याणकारी लोकतंत्र का निर्माण होता है। चलें चुनाव के महत्व को निम्न बिंदुओं के आलोक में देखा जा सकता है। पॉइंट में लिखेंगे। इससे प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी शासन में सुनिश्चित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इससे व्यक्ति के मताधिकार का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, चुनाव के द्वारा सरकार की
शक्ति को नियंत्रित किया जाता है। सरकार। नेक्स्ट पॉइंट, इसके माध्यम से सरकार जनता की इच्छा को समझ पाती है। जनता अपनी इच्छा को अभिव्यक्त करता है। जनता व्यक्ति अपनी इच्छा को क्या करता है? अभिव्यक्त करता है। इसके माध्यम से शासन में प्रत्येक वर्ग, समुदाय, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि शासन में भागीदार बनते हैं। चुनाव के माध्यम से शासन में नवीनता और गतिशीलता आती है। पैराग्राफ बदल देंगे और लिखेंगे कि निष्कर्षतः क्या लिखे हैं? निष्कर्षतः क्या लिखे हैं? निष्कर्षतः चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है। जिससे लोकतंत्र के स्वरूप का निर्धारण होता है। इसीलिए इसे लोकतंत्र की आत्मा कही जाती है। इसलिए इसे लोकतंत्र की आत्मा कही जाती है। कोई दिक्कत? तो ये रहा एक शॉर्ट नोट्स। चलें, अब आइए चुनाव में से व्यक्ति को क्या है? ठीक है, आप लोग कुछ सोच रहे, कुछ कहना चाहते हैं आप लोग, कहिए। हम भी थोड़ा पानी पी लेते हैं। बताइए आप लोग। जाने की इच्छा हो रही है?
क्या जाएंगे और कहाँ जाएंगे? जहाँ जाएंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ हम आएंगे। तो इसीलिए कहाँ जाइएगा? अब चुनाव जो है उसमें व्यक्ति क्या करता है, सामान्य रूप में सोचिए। चुनाव क्या है? अगर आपसे पूछा जाए चुनाव क्या है? हाँ, ये तो एक और क्या है? चुनाव आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, अच्छा, जीवन की गरिमा को। अच्छा, एक बात बताइए, चुनाव ही आपको नागरिक बनाता है। क्या भारत के चुनाव में पाकिस्तान के लोग वोट दे सकते हैं? बताइए, यहाँ भारत के नागरिक वोट देंगे या सभी लोग वोट देंगे? भारत में जो जनसंख्या है, क्या उसमें सब भारतीय ही है? आपके घर में कोई निर्णय में आपके घर के रहने वाले लोग बोलेंगे, अपना विचार देंगे, मत देंगे, आकि जो भी आप नौकर चाकर काम करने वाले लोग हैं वो भी अपना विचार देंगे? घर के लोग देंगे ना बेटा? आगे घर में जो नौकर है वो भी आता है, नहीं ना? तो विचार क्या है? मत है। मत मतलब आइडियोलॉजी, और उसी को सामान्य रूप में हम लोग कहते हैं वोट। हिंदी में होता है मत। मत का मतलब विचार, विचार का मतलब इच्छा। बात समझ? ठीक है। तो हमारा देश कैसा हो, तो जैसा भारत की नागरिक की इच्छा होगी, आगे सबकी इच्छा होगी। अमेरिका के लोग आएंगे वोट देंगे, तो अमेरिका के लोग आएंगे तो कभी भी भारत में मजबूत सरकार बनाने की सिफारिश करेंगे? उनको डर लगेगा कि अगर कहीं दोबारा मोदी आ गया। विश्व की एजेंसी जो है सो बड़ा चिंतित है इस मामले में कि अगर दोबारा आ गया तो दुनिया में इंडियन नैरेटिव जो है बड़ा तेजी से और एक अलग रूप में भारत को विश्व महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए दुनिया की तमाम ताकत इस सेंस में लगी हुई है, भारत के चुनाव पर दुनिया का नज़र रहता है, जैसे अमेरिका के चुनाव पर रहता है। आज संपूर्ण विश्व की नज़र भारत के चुनाव पर होती है। इसलिए ये भारत का चुनाव नहीं है, संपूर्ण विश्व का चुनाव है। आप अगर दुनिया की ये रिपोर्ट और रेटिंग देखेंगे तो इस मामले में चिंतित है कि जितने तरीके से और बेहतर तरीके से विश्व पटल पर भारत ने अपने आप को स्थापित किया है, ये तो सराहनीय है। ये उसको भी आश्चर्य लगता है। जो ओपेक संगठन, जो इस्लामिक संगठन हमेशा आपके अगेंस्ट में रहता था, वो सब आपके सपोर्ट में है। और भारतीय कल्चर, संस्कृति, उसकी जो सॉफ्ट
डिप्लोमेटिक विशेषताएं हैं उसको भारत इतने बेहतर तरीके से विश्व पटल पर रख दिया है कि दुनिया हतप्रभ है। हजारों वर्षों से योग की व्यवस्था अब विश्व व्यवस्था का एक अंग हो चुका है। आयुर्वेद एक अलग तरीके से आ गया है। भारत विश्व के मंच पर जो है सो विश्व लीडर की तरह बोलता है, भारत की तरह नहीं बोलता है। वो कभी भी विश्व के सामने किसी संगठन में जाकर के वो ये नहीं कहता है कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको दुनिया चाहिए, हमको दाढ़ी चाहिए, हमको अनाज चाहिए, हमको खाद्यान्न चाहिए। वो कहता है विश्व को हरित ऊर्जा चाहिए, इसीलिए इथेनॉल संगठन बनाओ, विश्व में साक्षरता बनाओ, सोलर अलायंस करो। अब ये सब के लिए कहता है आके केवल अपने लिए कहता है। आपको ये देखना होगा। और यही कारण है कि आज जो भारत का जो चुनाव है उस पर संपूर्ण विश्व की मीडिया और संपूर्ण लोगों का नज़र क्या है, लगा हुआ है। इतना बड़ा लोकतंत्र है, इतनी बड़ी आबादी विश्व में है कहीं? कहीं नहीं है। कहाँ, किसके पास है? चीन के पास ऐसी आबादी कहाँ है? चीन, अब हम कुछ दिन के बाद चीन को पीछे कर देंगे। अब गए वो हम। अरे जनसंख्या उद्यम में हम लोगों से अधिक ताकतवर कौन है? तब बात समझ गए? और जनसंख्या ही नहीं, इतनी वेरिएबल जनसंख्या। क्यों हंस रही हो? यहाँ वेरिएबल जनसंख्या का मतलब है बेटा बच्चा बूढ़ा सब, इसलिए यहाँ सब का मार्केटिंग है, फर्स्ट क्राई से लेकर के लास्ट क्राई तक। क्या है कि नहीं है? फर्स्ट क्राई से लेकर भारत के बाजार इतना व्यापक और वेरिएंट बाजार क्यों है? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट क्राई का भी मार्केट है और लास्ट क्राई का भी मार्केट है। ये मार्केट विश्व में और कहीं नहीं है। और विश्व अर्थव्यवस्था के लिए बाजार जो होता है वो दुल्हन की तरह होता है जिसको सब आकर्षित करने का प्रयास करता है। इसलिए भारत वो नवी नवेली दुल्हन की तरह है जिसको सब आकर्षित करना चाह रही है। सब चाहता है कि हम भारत को पसंद आएं, लेकिन भारत सबको पसंद नहीं करता है, वो बार्गेनिंग करता है। बात समझ गए? इसीलिए भारत आज जितने भी बरद हस्त डिप्लोमेटिक रिलेशन में जो लोग हैं उनकी महत्व को क्या कम कर दिया? कम कर दिया। चाहे वो विश्व महासभा हो या किसी भी संस्था हो, वहाँ पर उसका महत्व क्या कर दिया? कम कर दिया। और विश्व के किसी भी कोने में अगर युद्ध होती है तो शांति के लिए भारत को दूत बनाने की प्रस्ताव, ये भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कोई दिक्कत तो नहीं? हमने हमेशा आग पर पानी डाला है, घी नहीं। हम लोग घी लेकर नहीं चलते हैं, पानी लेकर चलते हैं। लेकिन विश्व की तमाम डिप्लोमेटिक रिलेशन का यह आधार रहा, जहाँ जहाँ आग है वहाँ घी डाल दो। अगर अमेरिका चाहता, यूएनओ चाहती तो कश्मीर की समस्या सुलझ गई रहती, लेकिन वो नहीं चाहता था। दो भाई आपस में जब लड़ेंगे तब न पड़ोसी को फायदा होगा कि आकर के दोनों के घर में चाय पिएगा। क्या है कि नहीं? ये हमेशा याद रखिए। किसी भी घर में जब दो भाई आपस में लड़ता है तो पड़ोसी को फायदा होता है, क्योंकि वो दोनों के घर का चाय पीने के लिए आ जाता है। और ये जिस दिन दोनों भाई समझ जाता है उस दिन पड़ोसी दूर भागा रहता है। तो शीत युद्ध के काल में और उन तमाम के बाद में विश्व राजनीति में अमेरिका की, यूएसएस की यही भूमिका थी कि विश्व में जहाँ कहीं भी, चाहे वो श्रीलंका हो, जम्मू कश्मीर हो, तालिबान हो, फिलिस्तीन हो, इजराइल हो, हर जगह की समस्याओं को बना कर रखा जाए जिससे कि हम हथियार बेच सकें, हम उनको जो है सो मोबिलाइज कर सकें, उनको अपनी तरफ आकर्षित कर सकें, उन वो दबाव में, डर में, भय में मेरे पक्ष में हमेशा बने रहें। और उसमें भी
भारत एक अलग दृष्टि वाला देश रहा। भारत, नव भारत के शिल्पकार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसी विदेश नीति को रखा कि जिससे कि समय के कालखंड में विश्व का नायक भारत बने। आज उन्हीं के कूटनीतिक परिणामों को एक नए परिणाम देकर के हम आज विश्व को यहाँ ले आए हैं। ये आज एकाएक नहीं हुई है। अगर हमारे पुरखों ने ऐसी विरासतों की, ऐसी बीजों की, ऐसी डिप्लोमेटिक रिलेशनों की अगर आधार नहीं रखते तो आज भारत विश्व महागुरु की तरफ अग्रसर नहीं होता। तो ये चीजें हैं। तो चुनाव आज क्या है? तो लोगों की सिंपल सी बातें हैं ना। आपके घर में अगर कोई बातचीत होगा तो मैं उसमें क्यों बोलूं जब तक आप नहीं कहेंगे। ठीक उसी तरह से चुनाव हमारे घर की है कि हमारे घर का मुखिया कौन बनेगा, तो वोट कोई और देगा। आपके घर का मुखिया कौन बनेगा उसमें तो आप ही की ना इच्छा होगी। आकि आपके घर में जो रहने वाले नौकर चाकर हैं वो जब निर्णय करेंगे तो घर में गुटबाजी होगी। घर में क्या होगी? गुटबाजी होगी। इसलिए भारत हम लोगों का परिवार है और उसका मुखिया कौन बनेगा ये हम आपके अलावा और कौन निर्णय करेगा। अगर उसमें कोई दूसरा निर्णय करेगा तो क्या होगा? गुटबाजी होगी। आप इतिहास जानते हैं, समझे हैं, देखे हैं। जब तक राजघरानों की निर्णय निष्पक्षता के साथ होती रही और खुद होती रही तो कभी भी वहाँ उत्तराधिकार का संघर्ष नहीं हुआ। और जब उसमें किसी की एंट्री हुई तो राजघरानों में गुटबाजी हो गई। औरंगजेब के बाद मुगल दरबार में 3 गुट का उदय हुआ जो नृप निर्माता बन गया। इसलिए आपका मुखिया अगर कोई और बनाएगा तो बार्गेनिंग आपके साथ करेगा। इसलिए किसी भी देश का जो लोकतंत्र होता है और खासकर जो चुनाव होती है किसी भी देश का, वो उस देश की खुद की इच्छा का परिणाम होता है। वो उस देश के लोगों की मत, इच्छाओं और भावनाओं को दर्शाती है। इसीलिए चुनाव व्यक्ति के प्रगति, भावनाओं के प्रकटीकरण का एक माध्यम होता है। चुनाव के माध्यम से व्यक्ति अपने मत का प्रयोग करता है। इसीलिए मताधिकार प्रयोग का साधन होता है। और ये मत जो होता है ये व्यक्ति की इच्छा होती है। अब ये इच्छा जिस किसी भी इच्छा से, जिस किसी भी व्यवस्था से, जिस किसी भी चीज़ों से जुड़ जाती है उसकी सरकार बन जाती है। इसीलिए चुनाव राष्ट्रीय पर्व होता है जहाँ पर सरकार दुकानें लगाती है और जनता हर दुकानों में जा जा करके अपने लिए परोसी गई व्यवस्थाओं पर नज़र डालती है कि किस दुकानों में हमारे लिए कौन सी चीज़ें रखी गई है। बात समझ गए? इसीलिए प्रत्येक राजनीतिक दल लोगों के सामने में एक मैनिफेस्टो रखते हैं जिसमें वो यह घोषणा करते हैं कि हमने आपको ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, आप मेरा बनिए, मैं आपका बनूंगा। बात समझ गए? चलें, कोई दिक्कत? किसी का उद्देश्य होगा बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। किसी का उद्देश्य होगा हम हालात बदलेंगे। किसी का उद्देश्य होगा कि मुझे आप देख रहे हैं, एक बार और देखिए। किसी का उद्देश्य होगा कि हम हैं तो सब है। अब इसमें जनता का निर्णय होता है कि वो अपनी इच्छा किसके साथ जोड़ता है, उसको क्या चाहिए। और वो जितना अच्छे से अपनी इच्छा को
बिना किसी भय, बिना किसी द्वेष, बिना किसी राग, बिना किसी पक्षपात का वो कर पाता है, उतना ही सुंदर जो है सो लोकतंत्र का निर्माण होता है, वैसी ही सरकार बनती है। इसलिए जैसा चुनाव, जैसी आपकी इच्छा, वैसी आपकी सरकार। भारत में 4 तरह के मतदाता हैं। पहली मतदाता है लोग जो हैं वो वोट देते नहीं, लेकिन राजनीति करते हैं बोल करके, ऐसा होता वैसा होता, दिस होता दात होता। अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे नहीं, कर्तव्य का प्रयोग करेंगे नहीं, अधिकार चाहेंगे। हम नागरिक हैं तो मेरा कर्तव्य है कि हम सरकार पर तभी बोल सकते हैं जब हम वोट गिराएं, और अगर वोटर अपना वोट बेचेगा तो सरकार वोटर को बेचेगी। ये नियम है। आप जब बिकेंगे तो फिर सरकार आपको बेचेगी, इसलिए आपके महत्व नहीं रहेंगे। लोकतंत्र में वोट का महत्व तभी तक रहता है जब तक कि जनता ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ, भय मुक्त होकर के वोट करती है। अगर जनता अपना वोट बेच देती है या किसी पक्षपात में करती है तो फिर उस स्थिति में सरकार उसके साथ भी पक्षपात करने लगती है और उसे बेचने की साजिश करती है, तरीके अपनाती है। फर्स्ट पास्ट वोट सिस्टम की ये विशेषता है, आपको मैंने पहले बताया है कि फर्स्ट पास्ट वोट सिस्टम में जीतने के जो तरीके होते हैं वो समझ में आ जाती है। उसके बाद जहाँ से उन्हें कम वोट मिला रहता है उनके साथ वो पक्षपात करते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि उनको अपनी मत देने का अधिकार है, ना देने का भी अधिकार है। इसीलिए मत को एक ही जगह पर मोड़ने का अधिकार सरकार अगर करती है तो ये फिर चुनाव नहीं होती है। इसलिए लोकतंत्र में व्यक्ति जैसा इच्छा रखेगा सरकार वैसा बनेगा। आप ईमानदारी से अपने वोट का प्रयोग करिए, सरकार ईमानदार बनेगी, ताकतवर बनेगी, मजबूत बनेगी। आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्लियर होनी चाहिए, व्यूज जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए। अगर वोटर, जनता, मतदाता अपना व्यूज, अपने ज़रूरत को क्लियर कर लेता है कि मुझे ये चाहिए, तो सरकार उतना ही क्लियर और स्पष्ट होती है। और भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ बहुदलीय शासन प्रणाली है। अगर अस्पष्ट मताधिकार का प्रयोग होगा तो अस्पष्ट जनादेश होगा, और अस्पष्ट जनादेश से फिर अस्पष्ट सरकार होगी जो कभी अस्थायी नहीं होगी। उसी को त्रिशंकु सरकार कहेंगे। इसलिए क्लियर को स्पष्ट होना, विजन स्पष्ट होना डेमोक्रेसी में मतदाता की अहम भूमिका होती है। इसलिए लोकतंत्र प्रारंभिक अवस्था में शासन की सबसे कमज़ोर प्रणाली होती है, लेकिन जैसे जैसे लोगों की भागीदारी इसमें सुनिश्चित होती जाती है, और भागीदारी सुनिश्चित करने का जो आधार होता है वो केवल एजुकेशन होता है, शिक्षा होता है। जितनी अच्छे तरीके से मतदाता को अपने अधिकार के बारे में पता होता है, उतनी ही बेहतर तरीके से वो सरकार का चयन करता है। यही कारण है कि आज भारत में चुनाव जो है एक महोत्सव की तरह हो गया है, फेस्टिवल की तरह हो गया है। लोग बड़ा पवित्र भाव से जो है सो चुनाव के दिन, मतदाता के दिन वहाँ पहुँचते हैं। उनके मन में अब ये भाव आ गया है कि ये सरकार हमारी है, इसलिए वो बिना किसी भी लोगों के बुलावे पर वहाँ जा कर के लोग काम करते हैं। लोग नौकरी भली कहीं कर रहे हों, लेकिन छुट्टी होने के बाद अपने गांव जा कर के वोट गिराते हैं। ये इन सारी चीज़ों में, इन मनोवृत्ति में, इन कार्यों में बदलाव आया है, और ये जितना ही अधिक बदलता है लोकतंत्र उतनी मजबूत होती है। इसीलिए चुनाव मताधिकार के प्रयोग का एक साधन है। अगर चुनाव नहीं होगा तो लोगों के मताधिकार का प्रयोग नहीं हो पाएगा।
और जितना अधिक अच्छे तरीके से मताधिकार का प्रयोग होगा उतना अच्छा लोकतंत्र बनेगा। बात समझ गए? आज भी कम परसेंटेज में वोट होना ये अच्छी बात नहीं है। ये दिखता है कि आज भी लोगों के मन में जो है सो अलग अलग बातें हैं। मैं आपको बता रहा था कि भारतीय लोकतंत्र में मतदाता 4 तरह के मतदाता हैं। एक जो वोट देते नहीं लेकिन सरकार पर प्रश्न उठाते। एक वो जो वोट देते हैं लेकिन उनको पता नहीं है क्यों देते हैं। और एक वो जो देते हैं उनको पता है कि मेरी जाति, मेरी धर्म, मेरे भाई सगे संबंधी के लोग खड़े हैं। और एक लोग देते हैं क्योंकि उनको देना है। उनकी स्पष्ट क्लियर कुछ विजन है लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ता। और लोकतंत्र में जो निर्णय हो जाती है यहाँ पर ऐसे लोगों से जो लोग वोट तो देते हैं लेकिन पता नहीं क्यों देते हैं। बात समझ गए? आज भी 50% कहीं पर वोट गिरना यह दिखाता है कि चुनाव के प्रति लोगों की जो इच्छा है वो यही दर्शाता है। अब जो लोग वोट दिए हैं वो भी, जो नहीं दिए भी हैं वो भी, सरकार बन जाने के बाद दोनों बराबर हो जाते हैं। इसीलिए जो नहीं दिए हैं उनको सरकार पर प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का यह नैतिक कर्तव्य होता है, राष्ट्रीय कर्तव्य होता है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करे। नहीं तो वो नागरिक नहीं कहलाए, वो नागरिक अधिकारों के लिए फिर दावा नहीं करे। हम नागरिक अधिकारों के लिए दावा तभी कर सकते हैं जब हम एक नागरिक होने के नाते अपने पवित्र अधिकार का, अपने मताधिकार का प्रयोग अपनी निष्ठा के साथ करते हैं। इसलिए चुनाव लोकतंत्र की आत्मा होती है। जैसा बनाएंगे वैसा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। इसलिए चलिए एक शॉर्ट नोट्स फिर यहाँ बनाइए कि चुनाव मताधिकार के प्रयोग का साधन है। चुनाव मताधिकार के प्रयोग का साधन है। जिससे जनता अपने पवित्र अधिकार का प्रयोग करते हैं। जनता अपने पवित्र अधिकार का प्रयोग करते हैं। चलें तो इस क्वेश्चन पर चर्चा कल। आधा लेक्चर लगभग दे ही दिए हैं, इसको और उदाहरण से समझाएंगे फिर लिखाएंगे। देखिए जैसे जैसे सबके जड़ में है एक ही बात, वो है कि आप अपने अधिकार को कितना समझते हैं। आप इसीलिए तो हम आएंगे, इसमें एक निर्वाचन आयोग देखेंगे। सरकार का काम होगा, मतलब लीडर का काम होगा, नेता का काम होगा। यहाँ सरकार नहीं कहिए, नेता का चयन होता है। लीडर का, अपने जनप्रतिनिधि का हम चयन करते हैं। तो जो लीडर होते हैं, नेता का काम होता है कि वो जनता को कन्विंस करना, ये उनका अधिकार है। अब वो कन्विंस किस आधार पर करते हैं?
और उस आधार को आप कितना महत्वपूर्ण देते हैं, इस पर निर्भर करता है चुनाव। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूं और इतिहास के पन्ने से उठाता हूं। 1905 में कर्जन ढाका में कहता है कि विभाजन के बाद आपकी स्थिति, मतलब मुसलमानों की स्थिति भारत में वो होगी जो नवाब और मुगलों के समय में था। इस शब्द के माध्यम से वो मुसलमान जनमानस में क्या देना चाहता था? तो हिंदू से उसे अलग करने का प्रयास कर रहा था कि हम आपको वो अधिकार देंगे, मतलब हम हैं तो आप हैं, इसलिए आप हिंदू से दूर रहिए। क्या है कि नहीं है? और यही डर और तुष्टीकरण की राजनीति ने भारत के हिंदू और मुस्लिम एकता को क्या कर दिया? कमज़ोर कर दिया। और कालांतर में ये इतना विचार धीरे धीरे इतना मजबूत हो गया कि दोनों की ज़रूरत अलग अलग हो गई और सांप्रदायिकता उस चरण में काफ़ी खतरनाक हो जाती है जब दोनों समुदाय अपनी अपनी ज़रूरत को एक दूसरे से अलग देखने लगते हैं। बात समझ गए? ठीक उसी तरह से लोकतंत्र में जो लीडर हैं उनको जनता के सामने अपने पक्ष, अपने विचार, अपनी विजन रखने का अधिकार होता है। जो सरकार में होता है वो अपनी उपलब्धि गिनाती है, जो सरकार से बाहर होता है वो जनता से नया वादा करता है। अब सरकार को वो जनता को अब वो उपलब्धि अच्छा लगता है या वादा अच्छा लगता है, इस पर जो है सो ये निर्भर होता है, या उसके विजन में कुछ और है। बात समझ गए? जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं, भारत के सामान्य व्यक्तियों को अगर यह पूछा जाए कि आप जिस किसी भी व्यक्ति को वोट दिए हैं उस व्यक्ति की सामान्य विचार क्या है, उसका क्या मैनिफेस्टो है, उसने आपके लिए क्या सब करने का वादा दिया है, तो आपको पता नहीं है। वो मैनिफेस्टो बनाती ज़रूर है, लेकिन हर व्यक्ति हर दल की मैनिफेस्टो को क्या करता है, नहीं समझ पाता। इसलिए मैंने आपको कहा ना कि वो वोट देता है, लेकिन क्यों दे रहा होता है ये हुआ इसकी क्लियर ही नहीं है, और इसीलिए वो फिर बार्गेन हो जाता है, मैनिपुलेट हो जाता है। किस पर? तो छोटी छोटी चीज़ों पर। अगर कोई सरकार 2000 4000 बेरोजगारी भत्ता को बढ़ा करके अगर 10,000 कर देती है, इससे बेरोजगारी को क्या फ़ायदा होगा? और उस पर अगर कोई सरकार बन जाती है तो सरकार बेरोजगार को भत्ता दे करके बेरोजगार को बनाए रखना चाहेगी, आकि रोजगार दे करके सदा के लिए बेरोजगारी को खत्म करना चाहेगी? क्योंकि जनता ने तो यही इच्छा व्यक्त की है कि हमको भत्ता चाहिए। अगर उस भत्ता को नकार करके जनता यह कहे कि हमें रोजगार चाहिए, हम भत्ता लेकर क्या करेंगे? आप 2 महीना 4 महीना 3 महीना देंगे, हमें रोजगार दीजिए जो हम हमेशा जो है सो करेंगे। मैंने एक बात आपको बताया था, बहुत सुंदर सी प्रेरणादायक घटना है कि बिंबिसार के दरबार में लेने वाले की लाइन लगी हुई है और बिंबिसार बड़ा मज़े से सभी लोगों को दान दे रहे हैं।
लेकिन दान लेने के कतार के अंतिम व्यक्ति के रूप में एक बच्चा खड़ा है। जब उसकी बारी आती है तो वो कहता है, उससे पूछते हैं बिंबिसार कि तुम्हें क्या चाहिए। वो बच्चा कहता है कि मुझे ये दीजिए कि कभी किसी और चीज़ की ज़रूरत ना हो। महामंत्री की तरफ देखते हैं। महामंत्री कहता है कि इसको राजकोष पर राज के धन से इसकी पढ़ने की व्यवस्था कर दीजिए। और राजकोष के धन पर उसकी पढ़ने की व्यवस्था की गई। और वही व्यक्ति, वही वो बच्चा कालांतर में पढ़ करके मगध के साम्राज्य की सेवा में जो प्रस्तुत हुआ, वही वैद्य था जिसका नाम जीवक था। तो अब आप बताइए कि धन दे करके किसी भी व्यक्ति को हम कुछ दिनों की दुख दूर कर सकते हैं और ज्ञान दे करके उसके जीवन की सदा के लिए दुख दूर कर सकते हैं। तो ज़रूरत ये है धन मांगना या विद्या मांगना। इसलिए किसी से मांगना ही है तो विद्या मांग लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं। और यही मेरा उद्देश्य है, आप जानते ही हैं। मैं विद्या के अलावा और क्या दे सकता हूँ आपको जीवन में। इससे बड़ी उपहार और इससे बड़ी गिफ्ट आपके लिए मेरे तरफ से आपको क्या मिलेगा कि आप जहाँ खड़े होंगे वहीं से व्यवस्था की शुरुआत होगी। चलें, ये जिस दिन प्रत्येक व्यक्ति को पास आ जाएगा बेटा, उस दिन लोग अपने अधिकार का स्वयं प्रयोग करने लगेंगे। ठीक, ऑल द बेस्ट, फिर कल मिलते हैं।